नमस्कार मित्रों, संस्कृत की कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम शिक्षण विधियों का अध्ययन कर रहे थे। रीट लेवल 1 व 2 के अकॉर्डिंग हम शिक्षण विधियों का अध्ययन कर रहे थे। शिक्षण विधियों में हमने जो हमारा गद्य वाला जो पोर्शन था, शिक्षण विधियों के अंतर्गत हमने बहुत सारी विधियों का अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत हमारी जो व्याकरण से रिलेटेड जितनी भी विधियां थी हम उनका अध्ययन कर चुके हैं। जैसे सूत्र विधि, पारायण विधि, ज्ञानार्थक विधि, ज्ञानार्थ विधि, और इसके पश्चात हमने की थी व्याख्यान विधि, पाठ्य पुस्तक प्रणाली, सहयोग समवाय विधि, और नेक्स्ट थी हमारी आगमन विधि और निगमन विधि, और अन्य व्यतिरेक विधि। अन्य व्यतिरेक में जिसमें अलग अलग उदाहरण देकर के जैसे समझाया जाता है ना, औपचारिक विधि। और इसी तरह से अब हमारी जो नेक्स्ट विधि है वह है गद्य शिक्षण। अभी हमने व्याकरण शिक्षण पढ़ा था, अब हम क्या पढ़ेंगे? गद्य शिक्षण। ठीक है, अब अपन बिना किसी देर के अपन अपने टॉपिक पर चलते हैं। ये देखिए, गद्य शिक्षण। गद्य शब्द संस्कृत की गद धातु से उत्पन्न हुआ है। ये देखो, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? गद्य शिक्षण। और गद्य शब्द संस्कृत की कौन सी धातु से उत्पन्न हुआ है? गद्य शब्द संस्कृत की गद धातु से स्पष्ट उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है स्पष्ट कहना। जहाँ पद भाव को स्पष्ट न कह करके व्यंजना आदि से प्रकट किया जाता है, वहाँ गद्य में भाव को स्पष्ट और सरल विधि से प्रकट किया जाता है। काव्य दृश्य में पद पद संतानो पदम गदम कहा जाता है, जिसका अर्थ यह है कि समुदाय में गण मात्र आदि के निपात का न होना। और इसी तरह से गद्य को कवियों की कसौटी भी कहा गया है। गद्य कवि नामे निकषमय वदंती। गद्य में लेखक के लिए मात्राओं आदि का बंधन नहीं होता है, अतः उसमें गद्य में बड़ी सावधानी नहीं बरतनी पड़ती। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, अपन चलते हैं अपने टॉपिक पर। देखो, वैदिक गद्य और लौकिक गद्य दो तरह से होते हैं, वैदिक गद्य और लौकिक गद्य। संस्कृत साहित्य के प्राचीनतम साहित्यों में सर्वाधिक समृद्ध है। आर्य जाति के साहित्य में गद्य का प्रथम दर्शन हमारी संस्कृत भाषा में हुआ है। वेदों में ही यजुर्वेद में यजुषों का संग्रह तथा यजुष की शब्द व्याख्या अलग अलग ढंग से की गई है, किंतु इसमें एक बात समान रूप से स्पष्ट होती है कि गद्यात्मक यजु तथा शेष यजु शब्द अर्थात ऋग्वेदों तथा सामवेदों के विभिन्न गद्यात्मक मंत्रों का नाम भी यजु या यजुर्वेद है। संस्कृत गद्य का प्राचीनतम उदाहरण तैत्तिरीय संहिता से उपलब्ध होता है। अर्थवेद का छठा भाग गद्यात्मक ही है तथा समग्र ब्राह्मणों की रचना गद्य रूप में ही तथा आरण्यकों में भी गद्य की बहुलता है तथा उपनिषदों में भी गद्यात्मकता है तथा वस्तुतः इस समय से ही संस्कृत गद्य की निर्बाध धारा निरंतर गतिशील रही है। वैदिक साहित्य में गद्य साहित्य का रूप इसमें वर्णित आख्यानों में दिखाई देता है तथा इन आख्यानों में गद्य के साथ पद्य का भी भाग मिलता है, जिसे गाथा कहते हैं। ऋग्वेद में नराशंसी गाथाओं का उल्लेख मिलता है तथा वैदिक गद्य में छोटे छोटे सरल एवं सुबोध शब्दों का प्रयोग है उ व आदि अव्यय काव्य अलंकार के रूप में प्रयुक्त हैं, जिसमें रोचकता तथा सुंदरता का समावेश हो जाता है। समासों का इसमें प्राय अभाव होता है। अब देखो, लौकिक गद्य क्या है? लौकिक गद्य का सर्वप्रथम दर्शन हमें दंडी, सुबंधु तथा बाण की रचनाओं में मिलता है। दंडी रचित दश कुमार चरित्रम तथा सुबंधु रचित वासवदता, बाण भट्ट रचित हर्ष चरित्रम तथा कादंबरी रचित संस्कृत गद्य की शीर्ष कोटि की रचना है। देखिए, अब इनके नाम हमको याद होने चाहिए। इनकी सबकी जितनी भी रचनाएं हैं, इनके सबके, जैसे दंडी ने क्या थी? दश कुमार चरित्र थी। बाण भट्ट की थी हर्ष चरित्रम, कादंबरी, है ना। अब ये उच्च कोटि की सारी रचनाओं के इन्होंने। अब दंडी के लिए प्रसिद्ध कौन सी उक्ति है? दंडी ने पदलालित्यम। दंडी को क्या कहा गया है? पदलालित्य के लिए इनको पदलालित्य इनको क्या दी गई है? उपमा दी गई है। ऐसे ही संस्कृत शैली में गद्य लेखकों में सुबंधु का स्थान अत्यंत उच्च है
तथा सुबंधु ने गोड़ी रीति का प्रयोग किया है। अब गोड़ी रीति का प्रयोग किसने किया है? सुबंधु ने किया है, इसको अंडरलाइन कर लें। गोड़ी रीति का प्रयोग किसने किया है? सुबंधु ने किया है। ये देखो, गोड़ी रीति का प्रयोग सुबंधु ने किया है। इसमें जो ग्रंथ है वह उसमें ग्रंथ के प्रत्येक अक्षर में श्लेष है, अतः सुबंधु के लिए है उक्ति प्रसिद्ध है। प्रत्यक्ष अक्षर श्लेष में है। बाण के काव्य में अल्प समास तथा पद लालित्य पांचाली रीति का प्रयोग हुआ है तथा बाणों श्रेष्ठम जगत सर्वम, यह उक्ति महाकवि बाण के लिए प्रसिद्ध है। अब देखो, बाणों श्रेष्ठम जगत सर्वम, यह वाली उक्ति है किसके? बाण के लिए। ठीक है। अब संस्कृत के अन्य आधुनिक लेखकों में से श्री गणेश शर्मा, श्रीनिवास शास्त्री तथा डॉक्टर रामजी उपाध्याय और रत्न पारखी, चारुदेव, है ना, और इसी तरह से चारुदेव जी और इसी तरह से शास्त्री जो हमारे हैं मंगलदेव शास्त्री, डॉक्टर शिव प्रसाद भारद्वाज के नाम भी उल्लेखनीय हैं। भारद्वाज विश्व संस्कृत पत्रिका के कई वर्षों से संपादक भी रहे। डॉक्टर रामकृष्ण आचार्य, डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी तथा निबंधांचलिक तथा निबंध शतकम का भी इसमें महत्वपूर्ण स्थान है। और आधुनिक युग में संस्कृत गद्य के प्रसार में संस्कृत पत्र पत्रिकाओं का महत्वपूर्ण सहयोग रहा है तथा इसमें संस्कृत पत्रिका मैसूर, सागरिका सागर तथा गुरुकुल पत्रिका कांगनी तथा मलय व मयूर मंदोसर राजस्थान तथा संभाषण संदेश बंगलोर आदि मुख्य हैं। संस्कृत गद्य की मुख्य विशेषताएं समास बहुल शैली है, भाषाई तत्वों का ज्ञान होता है इसमें, ठीक है, और गद्य सम्मिश्रण है। देखो, मैंने आपको ये शॉर्ट में पढ़ा दिया। इसमें एक समास की बहुलता होती है, भाषाई तत्वों का ज्ञान और गद्य पद्य सम्मिश्रण। ठीक है। अब देखो, थोड़ा सा एक बार पढ़ लेते हैं अपन। संस्कृत गद्य की विशेषता उसकी समासिकता है। समास को यदि संस्कृत गद्य का प्राण कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जो विचार दूसरी भाषाओं के बड़े बड़े लंबे लंबे वाक्यों में व्यक्त किए जाते हैं वे संस्कृत गद्य में एक ही पद में अभिव्यक्त किए जा सकते हैं। समास बहुलता ही ओज का प्रधान लक्षण है तथा संस्कृत के महान गद्यकारों की कृतियों में विशेष रूप से इस शैली का प्रयोग देखा जाता है तथा भाषाई देखिए, ये कुछ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है ना, तो अपन वापस अपने टॉपिक पर ही चलते हैं। अपन भाषाई तत्वों का ज्ञान पर आ गए थे। संस्कृत गद्य के माध्यम से छात्रों को शब्दों की रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास आदि का ज्ञान सरलता से हो जाता है। क्योंकि गद्य की रचना गद्यकार के लिए एक जटिल कार्य है, इसलिए इसे साहित्यकार की कसौटी माना जाता है। गद्य एवं पद्य का सम्मिश्रण। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें गद्य तथा पद्य का प्रयोग एक साथ होता है। उपनिषदों में तो यह एक प्रवृत्ति विशेष रूप से विद्यमान होती है। अब ये देखिए, नेक्स्ट जो हमारा है वह है वैदिक गद्य। हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं अपना गद्य शिक्षण में। शिक्षक के मुख्य कार्य जो होते हैं वो होते हैं काठिन्य निवारण, और काठिन्य निवारण हेतु शिक्षक के द्वारा निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है ना। काठिन्य निवारण और काठिन्य निवारण हेतु कौन कौन सी विधियों का हम प्रयोग करते हैं वे देखो। प्रत्यक्ष विधि, अनुवाद विधि, कोश विधि, वाक्य प्रयोग विधि, व्युत्पत्ति विधि, तुलना विधि, अंत्य कथन विधि और प्रसंग विधि, प्रवचन तथा कथन विधि और परिभाषा विधि और टीका विधि। तो इस तरह से अब हम अपनी सबसे पहले विधि का जो अध्ययन करेंगे वह कौन सी विधि होगी? प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि होगी? प्रत्यक्ष विधि। देखो, इस विधि में शिक्षक शब्दों के अर्थ बोध हेतु साक्षात वस्तुओं, चित्रों एवं प्रतिकृतियों को दिखाता है और छात्र
छात्र उसका अर्थ बतलाते हैं या अभिनय या संकेत के द्वारा इसका अर्थ स्पष्ट करते हैं। यह शिक्षक विभिन्न प्रकार के उद्बोधन कर शब्द के अर्थ का ज्ञान कराता है तथा प्रत्यक्ष वस्तु प्रदर्शन बालक किसी शब्द का अर्थ प्रत्यक्ष वस्तु देकर के सरलता से समझ लेता है। जैसे नेत्रम, हस्तम, नासिका आदि शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए अध्यापक अपनी ओर ही संकेत करता है। अब देखो कितने ये जो अर्थ होते हैं इनका यदि अध्यापक को इनके बाद तो ये स्वयं अपनी तरफ उंगली करते हुए स्पष्ट करेगा कि यह इदम नेत्रम, यह नाक है, आंखें हैं, इदम हस्तम, यह हाथ है, इदम नासिका, यह नाक है। तो इस तरह से ये कौन सी विधि हो गई है? अपनी प्रत्यक्ष वस्तु दर्शन विधि है ना, प्रत्यक्ष वस्तु दर्शन विधि है। ऐसे ही नेक्स्ट अपने हैं प्रत्यक्ष क्रिया। कुछ क्रियापदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए क्रियाएं करके दिखाई जाती हैं। जैसे चलती, चल करके, धावती, दौड़ करके, हंसती, हंस करके, वदती, बोल करके आदि के लिए क्रियाएं करते हुए अध्यापक प्रश्न पूछता है। अहम किम करोति, मैं क्या कर रहा हूँ? अहम चलती है ना, अहम किम करोति, अहम धावती, अहम किम करोति, अहम हंसती, अहम किम करोति, अहम वदती आदि के लिए क्रियाएं करते हुए अध्यापक प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो इस तरह से देखो अहम चलामी, तो स के साथ में चल धातु का कौन सा रूप लगेगा? स के साथ में चल धातु का क्या लग जाएगा? चलती। ये स्पष्ट किया जा सकता है, अतः स चलती। ऐसे ही प्रतिकृति देखिए, प्रतिकृति में क्या होता है? इंद्रियार्थक सन्निकर्ष जन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम। प्रतिकृति के द्वारा आश्रम, वन, नदियां, पहाड़, झरने, अजंता, एलोरा आदि को स्पष्ट किया जाता है। इसी प्रकार विभिन्न महापुरुषों की मूर्तियों भी छात्रों के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं, जैसे राम, कृष्ण, बुद्ध इत्यादि। ठीक है, प्रतिकृति का मतलब क्या होता है? जैसे कोई कैलेंडर इत्यादि दिखा करके, मूर्ति इत्यादि दिखा करके अपन यदि किसी चीज का बोध करवाते तो वो क्या हो जाती है? प्रतिकृति। ठीक है, ऐसे ही चित्र, रेखा चित्र और मानचित्र क्या होते हैं? देखो दिवंगत महापुरुषों के चित्र दिखा दिए जाते हैं, यानों के चित्र दिखा दिए जाते हैं, जैसे रेल, वायुयान, रेलयान है ना, बस, ट्रक इत्यादि यंत्रों के चित्र दिखा देते हैं। जैसे ही दूरदर्शन, आकाशवाणी, दूरवाणी आदि दिखाई जाती हैं, है ना। ऐसी पशु पक्षियों के आकार को भी रेखा चित्र में श्यामपट्ट पर दिखाया जाता है। पाठ में आए ऐसे शब्द जो प्रसिद्ध ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा सांस्कृतिक नगरों, स्थलों आदि का बोध कराने के लिए भी हम क्या करते हैं? मानचित्र का प्रयोग करते हैं। इसे हम उद्बोधन विधि भी कहते हैं। प्रत्यक्ष विधि के लाभ देखो क्या क्या है। ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें छात्र शिक्षक के द्वारा उद्बोधन का उत्तर देने के लिए स्वतः प्रयत्न करता है। ठीक है, इसमें क्या करेगा? छात्र स्वतः प्रयत्न करेगा कि कैसे मैं अपने गुरुजी के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दूं। इनको ये आप देखो विभिन्न दृश्य और श्रव्य साधनों का प्रयोग किए जाने के कारण स्मृति स्थायी रहती है, शिक्षक को रोचक व आकर्षक बनाती है शिक्षण को, और प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए यह अत्यंत उपयोगी है। प्रत्यक्ष विधि के दोष क्या क्या हैं? इस विधि का प्रयोग केवल स्थूल वस्तुओं का अर्थ समझने के लिए ही किया जाता है। ये विधि सर्वव्यापक नहीं है। व्युत्पत्ति तथा सूक्ष्म भाव को स्पष्ट करने में यह विधि असमर्थ है। ठीक, ऐसे ही नेक्स्ट जो हमारी विधि है वह है अनुवाद विधि। वह क्या है? अनुवाद विधि है। अब ये देखिए अनुवाद विधि क्या होगी? देखो अनुवाद विधि। ठीक है, अब ऐसे परीक्षा में पूछा जाता है, कोई भी अगर विधि का नाम दे दिया जाता है, ये पूछ लिया जाएगा ये गद्य की है, पद्य की है या व्याकरण की है, इनको याद रखना है ना। तो अब देखो अनुवाद विधि है। तो अनुवाद विधि में क्या होता है? ये अर्थ बताने की सबसे सुगम विधि है तथा इसमें शिक्षक एवं श्यामपट्ट का प्रत्येक शब्द के आगे उसे मातृभाषा में अनुवादित करके अर्थ लिखता है तथा छात्र के शब्द भंडार में वृद्धि करने हेतु कठिन शब्दों को अनुदित सूची प्रत्येक पाठ के अंत में या पुस्तक के अंत में वर्ण क्रमानुसार भी दिया जाता है। ऐसे ही कोश विधि है। अब कोश विधि में देखो क्या है? ये देखो ये क्या है? कोश विधि। अब कोश विधि में क्या होगा? देखो कोश विधि संस्कृत भाषा में पर्याय शब्दों तथा शब्दार्थों व शब्दों के संग्रहण अनेक कोश हैं तथा इन कोशों से शब्दों के पर्याय शब्द, विभिन्न अर्थ, शब्द का स्वरूप और लिंग का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं तथा इस विधि में शब्दों का अर्थ अमरकोश, हलायुद्ध कोश,
और आदि में देख करके छात्रों को बताया जाता है तथा यह प्राचीन विधि है। प्राचीन काल में छात्रों को स्वयं भी कोश देखने का अभ्यास करवाया जाता था तथा प्रारंभ से ही छात्रों को अमर कोश को कंठस्थ करा देने की प्रथा का प्रचलन था। आजकल संपूर्ण कोश को छात्र कंठस्थ कर सके यह विचार कल्पना मात्र है, किंतु इसमें आधुनिक उपलब्ध कोशों को देखने का अभ्यास अवश्य करना चाहिए ताकि वे स्वयं अपने शब्दकोश में वृद्धि कर सकें तथा अमर कोश में कतिपय उदाहरण जो हैं वे देखो। निशि निशीथिनी रात्रि स्त्रिया यामहा क्षणद शपहा विभावरी स्तमह रजनी यामी तामी। अब देखो कितने सारे, एक रात्रि के कितने सारे देखो इन्होंने पर्याय शब्द हमको बता दिए। देखो रात्रि का निशा कर दिया, निशीथिनी कर दिया, रात्रि है ना, स्त्रियामा है ना, क्षणदा शपा विभावरी है ना, रजनी यामिनी तमी, कितने सारे हमको रूप बता दिए। ऐसे ही अर्णव के रूप जैसे समुद्र के रूप बता दिए, समुद्र है ना, अब्धि कुपार पारावर है सरित परिही और उन्वंद नुधि सिंधु है ना, सागरों पर अर्णव है इत्यादि बहुत सारे रूप हमको बता दिए। ठीक इसी तरह से गात्रे वपु सहसान शरीर है ना, अब गात्र हमारे शरीर के भी इतने सारे रूप। अब देखो यदि हमको शब्दकोश याद है तो हमको कौन रोक सकता है, आप मुझे बताओगे इन चीजों का। पहले के समय में जो होते थे हमारे ऋषि मुनि, इनको कंठस्थ करके रखते थे, सूत्रों के माध्यम से इनको कंठस्थ कर लेते थे। ऐसी वाक्य प्रयोग विधि है। अब वाक्य प्रयोग विधि, इसमें शिक्षक के द्वारा शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है अथवा छात्र के द्वारा करवाया जाता है तथा प्रस्तुत सरल वाक्य शब्द का अर्थ स्पष्ट किया जाता है। जैसे शुक्ल शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए शंख शुक्ल भवति इत्यादि। इसी प्रकार अन्य वाक्य बनाए जा सकते हैं, जैसे नीडम, नीडम का अर्थ क्या होता है, नीड किसके लिए आता है, पक्षी नीडम निर्माण तत्र वसंती है ना। ऐसे नीड शब्द है तो पक्षी किसका निर्माण करते हैं, अपने नीड का निर्माण करते हैं। नीड है पक्षिणाम ग्रहम भवति, नीड पक्षियों का घर होता है। ऐसे ही व्युत्पन्न विधि क्या है, इसमें शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए इसमें निहित मूल धातु प्रत्यय उपसर्ग विभक्ति आदि का विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, आदि का हम क्या करेंगे, इसमें विश्लेषण करेंगे है ना। अब आगे देखिए इसमें क्या है, इस विधि में अध्यापक व्याकरण शास्त्र के अनुसार पदों के प्रकृति प्रत्यय तथा विभाग पूर्वक व्युत्पत्ति बताते हुए छात्रों के अर्थबोध कराते हैं। अतः सुबंध शब्द है तो सुबंध शब्द कौन से होंगे, जैसे विधि, विधो और विधि, ब्रह्म और विधि शब्द। ऐसे ही इकारांत पुल्लिंग तस्य सप्तमी विभक्तो एक वचने रूपे विधो इति ब्राह्मणी इत्यार्थे। ऐसे ही विधो विधु चंद्र विधु शब्द उकारांत पुल्लिंग तथा तस्य सप्तमी विभक्तो एक वचने रूपे विधो इति और चंद्रे इत्यार्थे। और तिगंत शब्द यथा, जैसे देखिए जैसे ददति दाने कुर्वन्ति इत्यार्थ है। दा धातु लटी परस्मै पदे प्रथम पुरुष बहुवचन है, ददाति दत्ते ददति जानीते जान्यति इत्यार्थे। ज्ञा धातु लटी आत्मनेपदी प्रथम पुरुषे एक वचन है, जानीते जानाते जानेते क्रियाते कृति का कर्मणि लटी प्रथमा पुरुषे एक वचनम कर्तृ प्रयोगे कुलान्ते घटे करोति कर्माणि प्रयोगे कुलनेन घटे क्रियन्ते जिषमिषति गन्तुमिच्छन्ति सनततः गम्लरः धातु पापठ्यते पुनः पुनः पठति यङन्तः पठ धातु वरिणवती कृश वर्तितः यंग लुअत वृत्त है। इस तरह से हमारे इसमें शब्द बनेंगे। ऐसे ही यदि हम संधि विच्छेद करें तो संधि विच्छेद भी है, तदात्मने तदा प्लस आत्मने सवर्ण दीर्घ संधि, सदैव में सदा प्लस एवं वृद्धि संधि। ऐसे ही समास विग्रह में त्रिलोकी त्रयाणाम लोकानाम समाहारे दिगु समास, चित्रेगु में चित्र गावे यस्य सह बहुव्रीहि समास। इसी तरह से हम नेक्स्ट यदि हम चलते हैं तो तुलना विधि है, फिर इसके बाद अंतः कथन विधि या प्रसंग विधि भी है ना। तो अब देखिए इसके पश्चात ये जो हमारी तुलना विधि है और अंतः
अंत्य विधि या प्रसंग विधि है, इनका अध्ययन हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो मित्रों, यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ में बांटें। मैं आपके लिए ये जो टुकड़ों में आपके लिए कहीं कहीं से जो छांट करके ला रही हूँ, ये तुम्हारे लिए एक आप लोगों के लिए बिल्कुल एक ही जगह पर आपको अपना पूरा सिलेबस मिलेगा, है ना। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए खूब मेहनत कर रही हूँ। ये आपके लिए कहीं कहीं से ढूंढ करके एक जगह इकट्ठा करके ला करके आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।